नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे क्रिया और उसके भी क्रिया का सामान्य अर्थ होता है काम। कोई भी काम जो किया जाए या किसी दूसरे से करवाया जाए, वो सभी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आइए पढ़ते हैं क्रिया क्या है। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। कोई भी काम, कोई भी शब्द जो ऐसे हैं जो किसी कार्य के करने या होने का, यानी कि जो हमारे द्वारा किया गया हो, किसी और द्वारा किया गया हो, उसके बारे में बताते हैं, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे करना, खाना, दौड़ना आदि। अब इसके कुछ और उदाहरण हैं। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ पर खेल रहे हैं क्रिया शब्द है। नदी बह रही है, नदी बह रही है यानी बह रही है क्रिया शब्द है, और नदी हमारा संज्ञा शब्द है। ऊपर लिखे वाक्यों में खेल रही, बह रही है क्रिया शब्द है, क्योंकि इनसे किसी कार्य के होने का पता चल रहा है, इसलिए ये क्रिया शब्द है। धातु, क्रिया के लिए धातु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये धातु वो इंग्लिश का मैटर वाला धातु नहीं है, ये धातु संस्कृत भाषा से लिया गया है। क्रिया संबंधी महत्वपूर्ण बातों में धातु का नाम सर्वप्रथम आता है। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है और संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जो संस्कृत में शब्द आते हैं जिन्हें हम क्रिया कहते हैं, वो मुख्य रूप से धातु के रूप में बताए जाते हैं। सबसे बड़ी बात होती है, क्रिया उन धातु शब्दों में ना जोड़कर, यानी कि ना और आ की मात्रा जोड़कर बनाई जाती है। यानी कि हम मूल रूप से कह सकते हैं क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे हमारे पास है कर धातु है, अगर मैं उसके पीछे ना जोड़ देती हूँ तो ये शब्द बन जाएगा करना। करना हमारा क्रिया शब्द है। आगे देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पढ़ना एक क्रिया शब्द है जो पढ़ धातु से बना है। उसी तरीके से यहाँ पर कुछ धातु रूप दिए गए हैं और उनके क्रिया रूप दिए गए हैं। चल चलना, उठ उठना, लिख लिखना, देख देखना, बह बहना, बैठ बैठना, ये सभी धातु शब्द से बनाए गए क्रिया शब्द हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, इन चल शब्द के पीछे जब ना जोड़ दिया गया है या उठ शब्द के पीछे ना जोड़ने से ये क्रिया शब्द बन गए हैं। अतः ये क्रिया शब्द मूल रूप से धातुओं से बने होते हैं। धातु शब्द के पीछे ना जोड़ने से क्रिया शब्द बन जाते हैं। सामान्य रूप से हम क्रिया शब्दों को पहचानते भी इसी तरीके से हैं। जब जिस शब्द के पीछे ना लगा होता है और उनसे किसी काम के बारे में पता चलता है, वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। अब क्रिया के लिए कुछ चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कर्ता, यानी कि जो काम करेगा, और कर्म, जो काम हो रहा है या जिसकी सहायता से काम किया जा रहा है। पहले हम बताएंगे आपको कर्ता। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? मैं हूँ। यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया गया, कृष्ण ने बंसी बजाई, तो बंसी बजाने का काम कौन कर रहा है? कृष्ण। तो कृष्ण यहाँ पर क्या है? कर्ता है। उसी तरीके से कर्म, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे रहीम तांगा चला रहा है। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? चला रहा है, पर क्या चला रहा है? तांगा चला रहा है, इसलिए कर्म जो है वो हमारा तांगा होगा, और क्रिया है चला रहा है या चल रहा है, और रहीम क्या होगा? हमारा कर्ता होगा। दोबारा समझाती हूँ, रहीम कर्ता होगा, तांगा कर्म होगा, और चला रहा है क्रिया होगी। पहले वाक्य में कर्ता कृष्ण है और दूसरे वाक्य में चला रहा क्रिया का प्रभाव तांगा पर पड़ रहा है, अतः तांगा कर्म है। इसी आधार पर कर्म और के आधार पर क्रिया को आगे दो और भागों में बांटा जाता है, क्योंकि क्रिया को हम कई भागों में बांट सकते हैं, पर मुख्य रूप से क्रिया को दो तरीके से बांटा जाता है। एक होता है कर्म के आधार पर, दूसरा होता है संरचना के आधार पर। इस वीडियो में हम कर्म के आधार पर पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम संरचना के आधार पर पढ़ेंगे। अब देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया को दो वर्गों में
बांटा जाता है, 2 वर्गों में बांटा जाता है। ये आपने सुना भी होगा, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आ का मतलब ही होता है जिसके साथ कर्म नहीं है, ठीक है, और सा का मतलब होता है साथ होना। तो क्रिया एक ऐसी होगी, एक क्रिया ऐसी होगी जिसमें कर्म नहीं होगा और एक क्रिया ऐसी होगी जिसमें कर्म होगा। तो आगे देखते हैं कौन सी क्रिया कौन से तरीके की होती हैं। सबसे पहले है अकर्मक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा या जिसके साथ कर्म का उल्लेख ना किया गया हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक दौड़ रहा है, मीरा गा रही है, इसमें कोई कार्य, दौड़ने का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा है, सिर्फ यहाँ पर एक कर्ता है और एक क्रिया है। मीरा गा रही है, गाने का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, यानी कि क्रिया का प्रभाव किसी ना किसी चीज़ पर पढ़ना चाहिए, तभी वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। यहाँ पर गाने का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया। इन वाक्यों में क्रिया हो रही है पर क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ रहा है, क्योंकि दौड़ कौन रहा है, बालक, गा कौन रही है, मीरा। तो यहाँ पर कोई तीसरी चीज़ नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। इस प्रकार की क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती हैं, जिसका प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं, वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। आगे देखते हैं, इनकी कुछ पहचान होती है। इन्हें आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है वो देखते हैं। वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको प्रश्न पूछने पर उत्तर ना मिले तो वह अकर्मक क्रिया होती है। क्रिया के आगे ये शब्द लगाए जाएं, क्या, किसे या किसको में से, और उत्तर अगर संज्ञा के रूप में या सर्वनाम के रूप में मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होगी, और अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो वो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे बालक दौड़ रहा है, अब इस दौड़ के आगे अगर मैंने लगा दिया बालक क्या दौड़ रहा है, तो उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं आ रहा है या कोई हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं, अगर यहाँ पर होता बालक डंडा लेकर दौड़ रहा है, तो यहाँ पर हम कहते बालक क्या लेकर दौड़ रहा है, तो यहाँ पर आ जाता डंडा, तो उसका उत्तर होता डंडा। या किसे लेकर दौड़ रहा है तो डंडा, तो यहाँ पर वो सकर्मक क्रिया होती, पर यहाँ पर कोई दूसरी संज्ञा नहीं दी गई है, तो ये अकर्मक क्रिया है। आगे देखते हैं, क्रिया का दूसरा रूप है आपका सकर्मक क्रिया। सा का मतलब ही होता है साथ में, तो सकर्मक क्रिया यानी कि इसमें कर्म जो है वो साथ में होगा। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कपिल आम खा रहा है, दादी माँ रामायण पढ़ रही हैं। यहाँ पर खा रहा है का संबंध आम से है, और आम को कौन खा रहा है, यानी कि कर्ता। यहाँ पर तीनों चीज़ें, ये हमारा कर्म है और ये हमारा कर्ता और आखिरी में हमारी क्रिया है। इसी प्रकार दादी माँ रामायण पढ़ रही हैं, तो रामायण हमारा कर्म है और ये हमारी क्रिया है, यानी पढ़ रही हैं, और दादी माँ हमारी कर्ता है। तो इनमें हम कह सकते हैं कि इसमें पढ़ रहा क्रिया का प्रभाव रामायण पर पड़ रहा है और खा रहा क्रिया का प्रभाव आम पर पड़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। आगे इनकी भी पहचान देखते हैं हम, इन्हें किस तरीके से पहचाना जा सकता है। पहले हम देखेंगे इन वाक्यों में खा रहा और पढ़ रही क्रिया है और इन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ रहा है। जैसे कपिल, यहाँ पर इस माफ़ कीजिएगा द्वारा लिखा हुआ है, ये द्वारा लिखा हुआ है, प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। द्वारा आम खाने की क्रिया हो रही है, इस क्रिया का प्रभाव आम पर पड़ रहा है। इसी प्रकार दादी माँ द्वारा रामायण पढ़ने की क्रिया हो रही है और इस क्रिया का प्रभाव रामायण यानी कि कर्म पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रिया है। इनकी भी पहचान के लिए हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पहले इस उदाहरण को मैं समझा देती हूँ। कर्ता, कर्म और क्रिया। कपिल कर्ता, आम कर्म, खा रहा क्रिया। दादी माँ कर्ता, रामायण कर्म और पढ़ रही हैं आपकी क्रिया है।
अब सकर्मक क्रिया की पहचान, जैसे कि हमने अकर्मक क्रिया में कहा था, क्या, किसे और किसको पूछने से, किससे पूछने से या किसको पूछने से कोई उत्तर मिले तो वो सकर्मक क्रिया होगी, और अगर उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया होगी। तो यहाँ पर मैं आपको सकर्मक क्रिया बता रही हूँ। तो वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किससे और किसको प्रश्न पूछने पर उत्तर मिल जाए तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया। जैसे पूनम आम खा रही है। अब खा रही है क्रिया के साथ अगर मैं क्या लगा दूँ, पूनम क्या खा रही है, तो उत्तर मिलेगा आम। अगर मैं कहूँ मेरे पास 2 संतरे हैं, तो मेरे पास क्या है, तो 2 संतरे, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो इस प्रकार अगर उत्तर मिल जाता है तो ये हमारी सकर्मक क्रियाएं होती हैं। सकर्मक क्रिया को हमने आगे 2 भागों में और बांटा हुआ है, वो इस प्रकार हैं। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, जो कि हैं एक कर्मक क्रिया, यानी कि इसमें एक कर्म होगा, और यहाँ पर है ये द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। ये भेद कर्म के आधार पर बताए जाते हैं, यानी कि जिसमें एक कर्म है वो एक कर्मक क्रिया, और जिसमें 2 कर्म है वो द्विकर्मक क्रिया। ये द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया आगे देखते हैं ये किस तरीके से बताए जाते हैं। एक कर्म क्रिया, यानी कि मैंने पहले कहा इसमें एक कर्म होगा। जिस क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम सेब खाता है। सेब एक ही कर्म है जिसका प्रभाव खाता है पर भी पड़ रहा है और राम कर्ता पर भी पड़ रहा है। मम्मी चाय बनाती हैं। बनाती है का प्रभाव चाय पर और मम्मी पर। सलमा पुस्तक पढ़ रही है। पुस्तक का प्रभाव पुस्तक पर पढ़ रही का प्रभाव भी है और सलमा का ही प्रभाव, यानी कि ये एक कर्मक क्रिया है, इसमें एक ही कर्म है। इन वाक्यों में एक ही कर्म सेब, चाय और पुस्तक का उल्लेख किया गया है, अतः ये एक कर्मक क्रिया है। सेब, चाय और पुस्तक एक एक कर्म है, तो ये एक कर्मक क्रिया है। आगे देखते हैं, दूसरा भाग है इसका द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया यानी कि द्वि का मतलब होता है 2, ये संस्कृत का शब्द है। तो द्वि का मतलब है 2, यानी कि जिस क्रिया के साथ 2 कर्म हो, अर्थात जिस क्रिया का प्रभाव 2 कर्मों पर पड़ता हो, 2 कर्मों पर पड़ता हो, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राहुल ने क्यारी में पानी डाला। डाला क्रिया है, राहुल करता है, पर यहाँ पर कर्म 2 है, एक क्यारी और दूसरा पानी। उसी तरीके से दूसरे उदाहरण में दिया गया, दादी जी ने बच्चों को कहानी सुनाई। सुनाई क्रिया, दादी जी करता, बच्चों और कहानी दोनों ही हमारे कर्म हैं। तीसरा है आपका, पूजा रानी के लिए किताब लाई। पूजा करता, लाई क्रिया, रानी और किताब दोनों ही हमारे कर्म हैं। अतः इन वाक्यों में कर्म 2 हैं, इसलिए इन्हें द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। दिए गए वाक्यों में राहुल कर्ता द्वारा डालने क्रिया का प्रभाव क्यारी और पानी पर पड़ रहा है। दूसरे वाक्य में दादी जी कर्ता द्वारा सुनाई क्रिया का प्रभाव बच्चों और कहानी पर पड़ रहा है। और तीसरी क्रिया में प्रिया कर्ता द्वारा किया गया कार्य लाना क्रिया का प्रभाव रानी और किताब दोनों पर पड़ रहा है, अतः ये द्विकर्मक क्रिया है। अर्थात हम कह सकते हैं जिन वाक्यों में 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन वाक्यों में एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। तो इन संक्षिप्त रूप में मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो क्रिया क्या होती है? क्रिया का मतलब है काम। क्रिया का मतलब है काम, और काम ऐसे शब्द जो किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया 2 तरीके से बनाई जाती है, एक होती है आपकी कर्म के आधार पर क्रिया और दूसरी है आपकी संरचना के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा जाता है, एक
सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब जिसमें कोई कर्म नहीं है, और सकर्मक क्रिया का मतलब जिसमें कर्म है। फिर आगे चलकर सकर्मक क्रिया को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में जो एक ही कर्म हो, और द्विकर्मक क्रिया में जहाँ की दो कर्म होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगला भाग में इसका अगली वीडियो में बनाऊँगी। धन्यवाद।